नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हुई है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। बात करें अगर मैदानी इलाकों की, तो लक्सर में देर रात से तेज हवा चलने के साथ साथ हुई बारिश से किसानों के माथे में चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। किसानों का कहना है कि इस बारिश से उनकी गन्ना, गेहूं, सरसों और चने की फसल पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि पहाड़ी इलाके ऊखीमठ और ज्योतिर्मठ में भी बर्फबारी देखने को मिली। आपको बता दें, जिले के ऊंचाई वाले इलाके यानी बद्रीनाथ धाम, लोकपाल घाटी, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विंटर डेस्टिनेशन औली भी बर्फबारी से ढका हुआ है। वहीं बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ हाईवे और ज्योतिर्मठ औली मोटर मार्ग वाहनों के लिए बाधित हो गया है, जिसे खोलने के लिए बीआरओ ने मेहनत शुरू कर दी है। ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। पहली तस्वीर ऊखीमठ से है, तो दूसरी तस्वीर ज्योतिर्मठ से सामने आई है, तीसरी तस्वीर लक्सर से सामने आ रही है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विंटर डेस्टिनेशन औली में मौसम की छवि बर्फबारी होने से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं पर्यटन कारोबारियों ने भी अपनी खुशी जताई है। जिससे पहले होली की शाम औली में पर्यटकों, स्थानीय पर्यटन कारोबारियों और दुकान ढाबा संचालकों ने बर्फ में सतरंगी रंगों से सराबोर होकर गढ़वाली गीतों की थाप पर होली का खूब जश्न मनाया। हालांकि पहाड़ों में 2800 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हनुमान चट्टी से आगे बर्फबारी से हाईवे बाधित हो गया है। नीति मलारी सड़क मार्ग भी बर्फबारी से बंद है, जिससे लोगों को भी आवाजाही में दिक्कत होती नजर आ रही है। हरी हरी साड़ी पर रेशमी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों से होली की मनमोहक तस्वीरें सामने आई है। चमोली के नंदानगर घाट के लुणतारा गांव के बच्चों ने होली के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। जहां एक और छोटे बच्चे मिलकर होली खेलते हुए दिखाई दिए, तो वहीं गांव के बड़े लोग भी पारंपरिक तौर तरीके से होली पर्व को मनाते नजर आए। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कांग्रेस में अपने स्लीपर सेल भेजे हुए हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। बीजेपी को कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करने की जरूरत है। इसका नाम लड़के का किसने मुझसे बाइट मांगी है? अरे कौन सा चैनल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 1 देश की पार्टी। उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि डूबते हुए जहाज में, लड़खड़ाते हुए जहाज के जो कांग्रेस का जहाज है उसमें अपने स्लीपर सेल छोड़े। हाँ, अपनी हार का ठीकरा, अपनी निराशा को की बौखलाहट है उनकी कांग्रेस की, जो वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है
और ना ही अपने नेताओं पर भरोसा है, और इसीलिए वो उनको स्लीपर सेल कहने की बात करते हैं बार बार। तो कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनका संगठन कैसे बढ़े, और अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बनस्पत इसके कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये निराशा और बौखलाहट है जो इस तरह के गलत बयानबाजी करके वो लोगों के बीच में अपने आप को एक साफ छवि का दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के पटेल नगर कोतवाली में एक महिला दरोगा ने कांस्टेबल पर बलात्कार और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, जिसने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले सिपाही असलम खान पर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए डीजीपी ने एसएसपी को तुरंत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता महिला दरोगा का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस महकमे में ही महिला दरोगा के साथ इस तरह की घटना ने उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कि इस महिला उप निरीक्षक जो अभी वर्तमान में जिले में पोस्टेड नहीं है, शाखा में है, तो उनके द्वारा एक शिकायती प्राप्त पत्र देकर व्यक्तिगत रूप से मिला गया था। तत्काल उस पर चूंकि गंभीर आरोप लगे थे, उसको तत्काल देखते हुए थाना पटेल नगर में हमने इस पर केस भी रजिस्टर्ड करा दिया था। जो इसके नियमानुसार जो महिला संबंधी अपराधों में सौंपी रहती महिला अधिकारी को इसकी विवेचना दे दी गई। साथ ही साथ जो उसके बयान थे वो भी दर्ज कर लिए गए। न्यायालय में भी उसके बयान कलमबद्ध कराने के लिए जो प्रोसेस है वो भी एप्लीकेशन लगा दी गई, और जो मेडिकल अन्य फॉर्मेलिटीज़ होती है इसमें जो कहते हैं उसके भी बयान आदि दर्ज करने के लिए भी उसमें विवेचक को निर्देश दे दिए गए हैं। बयानों के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं, और साथ ही साथ जो अभियुक्त है, जो नेम्ड है, उसके द्वारा क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसके आकलन के बाद इसमें महिला विवेचक द्वारा सुसंगत इसमें कार्रवाई की जाएगी। चूँकि महिला संबंधी अपराध है, पुलिस विभाग से संबंधित, इसकी गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें पूरी केस की मॉनिटरिंग के लिए एसपी देहात हमारे विकास नगर जो एक महिला अधिकारी हैं उनको लगाया गया पर्यवेक्षण में, जो डेली इस केस की मॉनिटरिंग कर रही हैं, और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, एक महिला पुलिसकर्मी ने एक दूसरे पुलिसकर्मी पर आरोप लगाए हैं और थाने के अंदर ही ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए कि एक उत्तराखंड पुलिस की ही महिला ने जो है अपनी ही एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे ऐंठना, लाखों रुपए हड़पना, इस तरीके के गंभीर आरोप एक सिपाही पर एक महिला ने जो है महिला दरोगा ने लगाए हैं, जो कि उत्तराखंड पुलिस में काम करती है और सिपाही भी उत्तराखंड पुलिस में है। तो ऐसे में जो है अब ये आरोप लगाए गए, जिसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले को लेकर के एक टीम भी बना दी है, जो कि इसको लेकर के जांच भी करेगी क्या कुछ पूरा मामला है, इस तरीके का है। और एसपी देहात को जो है इसमें जो महिलाएं हैं उनको लगाया गया है, उन्हें पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। और इस तरीके से क्योंकि जो ऐसा मामला है, और जब पुलिस में ही इस तरीके के जो मामले हैं अगर वो सामने आएंगे तो जरूर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में इस मामले को लेकर के जांच भी हो रही है। जांच में क्या कुछ निकल के आता है, किस तरीके का ये मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ से मामला हुआ, क्या कुछ इसके पीछे के कारण है या क्या है, इसके जांच में तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। और क्या कुछ इसमें आगे निकल कर आता है, जांच के बाद ही तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी। जी अरुण, जैसे पूरा मामला देखा गया है कि महिला दरोगा ने कांस्टेबल पर आरोप लगाए हैं, तो अभी कांस्टेबल पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, जो है कांस्टेबल पर भी उससे भी पूछताछ हो रही है, और अभी कांस्टेबल के जो है पूरी जांच भी चल रही है, और जांच के आधार पर क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। हालांकि कांस्टेबल पर अभी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और जांच में क्या कुछ चीजें निकल कर आती है, ये जो आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध होते हैं या क्या है, ये तमाम चीजें जांच में पता चलेगी। तो उसके बाद आगे कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें की जाएगी। जी बिल्कुल, इस मामले में क्या कुछ होता है वो देखना होगा। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में होली के बाद बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। हादसे में बच्चे समेत 2 की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिकअप में सवार होकर लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि पिकअप में 15 से ज्यादा लोग सवार थे।
ये तस्वीरें सामने आई है। वीडियो सीसीटीवी में कैद एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक पिकअप पलट गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की इसमें जान चली गई है। इसी के साथ कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है, जिसमें मोड़ पर अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलट गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरह की खबरें सामने आई है, एक पिकअप के पलटने से कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ इसका कारण रहा और क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिल रहा है? पत्री थाने क्षेत्र के यहाँ पे कल होली का त्योहार मनाया जा रहा था। एक दूसरे को कलर लगाकर खुशियां आपस में तमाम जो पड़ोस के लोग थे वो बांट रहे थे। लेकिन ऐसे में जब होली का समापन हुआ तो सब लोगों ने एक सलाह की और कहा कि गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, और यहाँ पे एक पिकअप में सवार होकर सभी लोग गंगा स्नान के लिए जाने लगे। लेकिन रास्ते में ही गंगा स्नान से पहले पिकअप जो है हादसे का शिकार हो गया। यहाँ पे हादसा बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें एक बच्चे के साथ एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद होली की जो खुशियां थी वो तमाम मातम में बदल गई, जिसको लेके यहाँ पे जो गांव है, गांव के अंदर भी शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि अब पूरे मामले की पुलिस जांच भी कर रही है कि यह किस वजह से पूरा हादसा। अभी तक पुलिस जांच में जो निकल के सामने आया उसे पता चला कि जो वाहन चालक था उसने शराब का सेवन किया होता होली पे, और जब गंगा स्नान के लिए जावे तो वाहन की जो गति थी वो भी बहुत अधिक बताई जा रही है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई और कैमरे में देखा जा सकता है कि तमाम जो वाहन थे, जो पिकअप थी, वो उसकी स्पीड का एक अनुमान भी लगाया जा सकता है। जी दिव्या। जी धन्यवाद मनोज, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून नगर स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी को लेकर नगर निगम ने खुद इस काम को संभाल लिया और दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने के लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, लेकिन अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने बताया कि इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। अगर किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो वहां के स्थानीय निवासी लाइनमैन या कोर टीम से सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे, ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सकें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, स्ट्रीट लाइट की समस्या आए दिन देखने को मिलती है। बारिश का मौसम होता है तो स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है। ऐसे में नगर निगम की ये पहल देखने को मिली है। क्या कुछ इसमें काम किया जा रहा है और ये कहां तक पहुंच चुका है इसका काम? यार देखिए, देहरादून में लगातार नगर निगम को स्ट्रीट लाइट खराब होने की सूचनाएं मिल रही थी, और लगातार स्ट्रीट लाइट खराब होने की वजह से जो है कई लोगों को इसमें परेशानियां भी हो रही है। तो अब जो है नगर निगम ने ये जिम्मा खुद ही संभाला है। जो स्ट्रीट लाइट देहरादून में खराब होंगी उन्हें ठीक किया जाएगा, और इसके लिए पहले 26 टीमें थी और अब उन टीमों को बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही टोल फ्री नंबर भी जो है जारी किया गया है, ताकि जारी वहां पर अगर स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो तुरंत उस नंबर पर सूचना दे सकता है, और उसके बाद वहां पर स्ट्रीट लाइट ठीक करने का काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अब काम भी शुरू हो चुका है और अब तेज गति से जो है ये देहरादून में काम चल रहा है, और स्ट्रीट लाइटों को सही करने का जिम्मा नगर निगम ने लिया है, और लगातार स्ट्रीट लाइटें अब सही की जा रही हैं। और ऐसे में अभी और भी स्ट्रीट लाइट कितनी शहर में लगाई जाती है, जहाँ जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ पर कितनी स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, इसको लेकर के भी आगे नगर निगम की बैठक होगी, और बोर्ड बैठक में इसको लेकर आगे भी तमाम निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी तैयारियों की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा की माने तो इस साल चारधाम यात्रा के लिए उनके पास लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि विभाग टूर ट्रैवल ऑपरेटर और टेम्पो ट्रैवलर एसोसिएशन के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके।
चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इन्फॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, यात्रियों लोग प्रसन्न भी रहें और कंफर्टेबल यात्रा उनको सही दामों पर कराई जा सके। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्ध आश्रम और विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिसकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। वहीं मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए पहल की गई है, जहां छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधे मुख्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सकेगी और सीधे तौर पर छात्रों की समस्याओं से भी मुख्यालय रूबरू हो सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी की निगरानी 24 घंटे की जा रही है। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं, सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम हैं हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं और जो भी और हमारी संस्थाएँ हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और आईटी सेल है उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अब अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपना कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है और हमारे जो कई जगह हम लोग जा भी नहीं पाते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं इनकी हमको जानकारी मिल पा रही है। दूसरा, जो छात्र हैं, इस उम्र में जो छात्र हैं तमाम तरह की चीज़ें नोटिस में आती हैं, कई चीज़ें हमसे छिपी रह जाती हैं। अब हमने सभी जगह कर दिया कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो उन्हें भी मालूम है कि मुख्यालय स्तर से भी उनको देखा जा रहा है, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। तो मेरा मानना है कि इससे छात्रावासों में पठन पाठन और शिक्षणेतर कार्यों में बढ़ावा मिलेगा और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी उसमें जो है इसका ह्रास आएगा। सीमांत चमोली में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। गोपेश्वर स्थित गोशिव को साक्षी मानकर होली खेली गई। होली के पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक, श्रद्धालु और होलियारे यहां पहुंचते हैं। प्राचीन मान्यता है कि भगवान शिव जब मथुरा वृंदावन में गोपियों के बीच में होली खेलने लगे, इसी बीच कृष्ण ने शिव को पहचान लिया। तब से उसी का प्रतिरूप मथुरा वृंदावन के समान गोपीनाथ मंदिर में होली खेली जाती है। वहीं गोपेश्वर, कनपुरिया, गोचर, नंदानगर, पोखरी, जोशीमठ और भी तमाम जगहों पर बच्चों, महिलाओं और सभी लोगों ने जमकर अबीर गुलाल के साथ होली खेली। चंपावत जिले में उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम मेले की शुरुआत आज से होने वाली है। मेले के शुभारंभ को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मेले को लेकर मंदिर क्षेत्र को भव्य रूप से सजाया गया है। 93 दिन तक चलने वाले सरकारी शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। प्रभारी जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने दावा किया कि मेले के दौरान किसी भी भक्त को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सुल्तानपुर में होली का जुलूस निकाल रहे लोगों ने मुस्लिम धर्म के लोगों को जुम्मे की नमाज की हार्दिक शुभकामनाएं दी, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों ने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का संदेश देते हुए रंगों के त्योहार के लिए हिंदुओं को शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं आप सबको और पूरे नगर पंचायत क्षेत्र वासियों को होली की और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। और ये एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें रमजान का जुमा और होली जैसा पावन पर्व एक दिन एक सहयोग से होने को आया। और हमेशा की तरह जैसे सुल्तानपुर में हिंदू मुस्लिम प्रेम भाईचारे का संदेश हमेशा सुल्तानपुर ने दिया है और उसी संदेश के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग अभी फिलहाल होली मना रहे हैं सबके साथ और थोड़ी देर में हम सब लोग नमाज अदा करेंगे। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि ये प्यार हमेशा सुल्तानपुर का आपस में सब पूरे क्षेत्र में सबका आपस में बना रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में होली और जुम्मा एक साथ पड़ने की वजह से हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर रही। वहीं हरिद्वार क्षेत्र के ज्वालापुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में नमाज बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से अदा की। इस बार होली को देखते हुए जुम्मे की नमाज का समय भी बदल दिया गया था। एसपी सिटी हरिद्वार पंकज गैरोला ने बताया कि पूरे नगर क्षेत्र में एक सुपर जोन बनाया गया था। 3 जोन थे और टोटल 33 सेक्टर बनाए गए थे। हमारे द्वारा पूरे नगर क्षेत्र में एक सुपर जोन बनाया गया था। 3 जोन थे, वह 6 हमारे यहाँ टोटल जो है 33 सेक्टर बनाए गए थे। हर मस्जिद में हर होलिका दहन स्थल पर ड्यूटियाँ लगा रखी थी। अभी तक हमारे यहाँ होली शांतिपूर्वक चल रही है और जुम्मे की नमाज भी नगर क्षेत्र हरिद्वार जो पड़ता है उसमें जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।